हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पी ब्लॉक का जो नेक्स्ट ग्रुप है जिसको हमको पढ़ना है, ग्रुप नंबर 16, उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। अगर आपने ग्रुप नंबर 15 नहीं पढ़ रखा है तो आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देख लेंगे, आपको उसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ग्रुप नंबर 16 में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन है, फिर सल्फर है, फिर सेलेनियम है, टेलुरियम है, पोलोनियम। सबके एटॉमिक नंबर्स परमाणु क्रमांक लिखे गए हैं 8, 16, 34, 52 और 84। ठीक है। अच्छा, इसमें जो पोलोनियम है ये क्या है? रेडियोएक्टिव, रेडियोधर्मी है। क्लियर है? तो इसकी जो कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो नोन नहीं है। क्यों? क्योंकि रेडियोएक्टिव मटेरियल्स की पढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। चलिए बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो सबके लास्ट में देखिए 2:2p4, 3:3p4, 4:4p4, 5:5p4 और 6:6p4। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हमको जनरल कॉन्फ़िगरेशन या साधारण विन्यास अगर लिखना हो किनका, ग्रुप 16 का, तो हम लिख सकते हैं NH2NP4। जैसे हमने कि ग्रुप 15 में लिखा था कि NH2NP3, यहाँ पे क्या हो गया? NH2NP4। चलिए अब आगे देखते हैं। एटॉमिक या फिर आयनिक रेडियल, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बड़ा इजी है कॉन्सेप्ट। मैंने बताया था कि जब आप किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, देखिए हम पीरियड में क्या कर रहे हैं? लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो साइज क्या होती है? साइज डिक्रीज करती है। और जब आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि अगर आप ऑक्सीजन से जाएंगे पोलोनियम तक तो साइज क्या होगी? बढ़ेगी। साइज इंक्रीजेज। इसको समझेंगे कैसे? काफी इजी है। जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, बाहरी इलेक्ट्रॉन है, कहाँ है? यहाँ पे है। तो आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है, बाहरी इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस होता है, उसके बीच की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या या फिर एटॉमिक रेडियस कहलाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दूरी आप कंपेयर करेंगे किससे? सल्फर से करते हैं। ठीक है। सल्फर का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पे है? n=3 में। तो अब देखिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, बाहरी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी है क्या हो रही है? बढ़ रही है ना। ठीक है। तो इस वजह से साइज बढ़ती है। तो हम लोग डिफाइन ऐसे करते हैं कि जब आप किसी ग्रुप में नीचे जाते हैं, किसी समूह में जब आप नीचे जाते हैं, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, बाहरी इलेक्ट्रॉन, वो एक नए शेल में, एक नए कोश में चला जाता है, जिसकी वजह से जो त्रिज्या है या एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या होती है? बढ़ जाती है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा एटॉमिक और आयनिक रेडियस। अब इसके बाद देखते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इसको हिंदी में बोलते हैं आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, जो भी आप बोलना चाहें, आयनन इंथैल्पी भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो मैंने बताया था कि आपके पास अगर मान लीजिए कि कोई एक परमाणु है, कोई एक एटम है। अच्छा, ये एटम कैसा है? ये गैसियस स्टेट में है। ठीक है। ये एटम हमेशा कैसा होना चाहिए? गैसियस स्टेट में होना चाहिए। और ये आइसोलेटेड हो, मतलब विलगित, मतलब क्या है? अलग थलग। ठीक है, बिल्कुल अलग थलग हो। अच्छा, जब आप एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है, तो ये बाहर का इलेक्ट्रॉन क्या होता है? न्यूक्लियस से बंधा होता है। जो उस एटम का न्यूक्लियस से क्या होता है? उससे बंधा होता है। अच्छा, जब आप इस इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने की कोशिश करेंगे तो ये अट्रैक्टिव फोर्स को, ये अट्रैक्शन फोर्स को, आकर्षण बल को क्या करना पड़ेगा? आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के बाद आप उससे उस अट्रैक्टिव फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है। तो कहते क्या है कि जब आप एक एटम में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब आप एक एटम में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने की कोशिश करते हैं और उस कोशिश में जितनी एनर्जी खर्च होती है वो हमारी क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन इंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है। तो मैंने डिफाइन ऐसे किया था कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि
किसी विलिखित गैसीय परमाणु से सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए जो ऊर्जा प्रयुक्त होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा या आयनन विभव होता है। क्लियर है? फिर मैंने आपको बताया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियाई। रेडियाई मतलब क्या है यहाँ पे? त्रिज्या। किसकी त्रिज्या? परमाणु की त्रिज्या। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर एटॉमिक रेडियस क्या है? बढ़ रही है। अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है, क्या मैंने बोला कि अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है, बढ़ रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? घट जाएगी। और अगर रेडियस घट रही है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर है? इसको बड़ा समझना आसान है। जैसे मान लीजिए ये आपका ऑक्सीजन का एक एटम है, बाहर का इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, फिर हम ले लेते हैं सल्फर। तो सल्फर का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे है। अब अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना आसान है। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स काम करता है ये यहाँ पे इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। मतलब क्या है? ये पॉजिटिव आयन है, निगेटिव आयन है, ठीक है। ये पॉजिटिव आयन है, निगेटिव आयन है। तो जब विपरीत आवेशों के मध्य, मतलब अपोजिट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो कैसा होता है? ऐसे वेरी करता है। मतलब अगर रेडियस बढ़ेगी, इनके बीच की दूरी बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा? घट जाएगा। और अगर रेडियस घटेगी तो फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना मुश्किल काम है, जो कि ये ऑक्सीजन था, और यहाँ से निकाल पाना इलेक्ट्रॉन आसान काम है। थोड़ा सा आसान काम है। क्यों आसान काम है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा नजदीक है, और आप देख रहे हैं किसका रेडियस ज़्यादा होगा? इसका रेडियस ज़्यादा होगा, और इसी रेडियस ज़्यादा होने के केस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है? घट रही है। क्लियर? तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, आप देख सकते हैं। ओके, चलिए, ये तो हो गया। अब इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे बनता है, जैसे मान लीजिए, इससे पहले एक चीज़ ये देख लीजिए कि अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरें, पहला इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ, हर एटम में, हर एलिमेंट में ये कन्फिग्रेशन लास्ट में आएगा, ये विन्यास लास्ट में आएगा 2p4। तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एक युग्मित इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो इसके बाद देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अगर आप मान लीजिए ऑक्सीजन से, ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन है, इससे अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या बन गया? O+ बना, है ना। अगर आप ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या बन गया? O+ बन गया। ठीक है, अब जब इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगती है उसको क्या हम बोलते हैं? ΔH1। और यही ΔH1 क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, या आयनन ऊर्जा। क्लियर है? ये हो गया। अच्छा, इस O+ से अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालें तो हमको क्या मिल जाएगा? O++ मिल जाएगा ना, मिल जाएगा। और इसको हम दिखा देते हैं ΔH2। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, हम एक जनरल एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, हमने सिर्फ ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया, आप कोई भी एलिमेंट यहाँ से उठा के ले सकते हैं। हाँ, बशर्ते हो ग्रुप 16 का ही हो। सल्फर ले सकते हैं, सेलेनियम ले सकते हैं, जो आपका मन करे ले सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले क्या किया, ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो O+ बना, उसको जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसको हमने नाम दिया ΔH1। ठीक है, इसके बाद O+ इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बन गया? O2+ बन गया, O++ बन गया, और जो ऊर्जा लगी, जो एनर्जी लगी, उसको हमने क्या नाम दिया? ΔH2। ΔH2 क्या है? सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं प्रथम आयनन ऊर्जा या फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये जो ΔH2 क्या है? द्वितीय आयनन ऊर्जा या फिर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो देख रहे हैं ये है। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि ΔH1 की वैल्यू ΔH2 से ज्यादा क्यों होती है? ठीक है, मतलब क्या है कि ग्रुप 16 में प्रथम आयनन ऊर्जा जो होती है वो कम होती है, और जो द्वितीय आयनन ऊर्जा होती है ज़्यादा होती है।
क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि हाउ विल यू अकाउंट दैट द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लेसर देन द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी विद 16 एलिमेंट्स। आप कैसे इस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू कम होती है जबकि सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, और किस केस में है? ग्रुप 16 के केस में हो रहा है। अभी आप ग्रुप 15 का केस ले लें, ठीक है। कोई ग्रुप 15 का अगर एलिमेंट लेते हैं, जैसे जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ रखा था, तो वहाँ पे क्या होता है कि डेल्टा H1 ज़्यादा होता है और डेल्टा H2 कम होता है, ठीक है। तो ये कैसे हम लोग जस्टिफाई करेंगे, आप इसको हमेशा ध्यान रखिए। आप बस एक ही चीज़ जानेंगे और ये आपको हमेशा काम आ जाएगा। तो होता क्या है कि देखिए, ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4। जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं ऑक्सीजन से तो क्या बच जाता है? एक ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ जब पहुंच रहे हैं तो ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है आपको? हाफ फील्ड, अर्ध भरे। अगर ये हाफ फील्ड है तो मतलब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी, और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आने का मतलब कि अब इस कॉन्फ़िगरेशन से, ये O था, ये O+ हुआ, इसका मतलब O+ क्या हमारा? ये है, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल काम है? क्योंकि अब ये ज्यादा अस्थायी हो गया है, ज्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी थी, डेल्टा H1 ये और डेल्टा H2 ये, तो ये काम तो बड़े आसानी से हो गया। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, एनी हाउ निकाल दे, तो ये मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई काम पता रहे कि हाँ ये काम कर देंगे तो बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, ठीक है, तो आप तुरंत ये काम कर देते हैं। तो सेम काम ऑक्सीजन के साथ में था कि जब उसने देखा कि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल देंगे तो हमको हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, अर्धभरित विन्यास मिल जाएगा। और अर्धभरित विन्यास मिलने से होगा क्या कि ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, ज़्यादा स्थायित्व आएगा। तो इसी लालच में ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देता है, ठीक है। फिर जब इसको स्टेबल हो गया, जब स्टेबल हो गए तब अब यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकाल पाना, निकलेगा, नो डाउट निकलेगा, पर मुश्किल काम होता है। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड व्हाई डेल्टा H1 इज लेस देन डेल्टा H2, ठीक है। यही काम अगर ये पहले शुरू में ही ये होता, 3 इलेक्ट्रॉन होता, मान लीजिए नाइट्रोजन होता, तो यहीं से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि ये पहले स्टेबल था, क्लियर है। तो ये हो गया आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी में या आयन ऊर्जा में जो परिवर्तन आता है वो। चलिए अब आगे देखते हैं। आप जानते हैं कि ये जो ग्रुप 16 या 15 के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये होते क्या असल में? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ज़्यादा। मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना जानते हैं, इनसे इलेक्ट्रॉन निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो इस केस में हम लोग पढ़ते क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, और इसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि। ये बड़ा आसान सा काम है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके पास एक विलगित गैसीय परमाणु है, आइसोलेटेड गैसीय सिस्टम है, और आप इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकाल दें, ठीक है, बाहर निकाल दिया, तो ये कहलाता था आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयन ऊर्जा, ठीक है। अब सेम एटम है आपके पास, सेम परमाणु है, ठीक है, लेकिन आप इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अंदर एक नया डाल रहे हैं। तो इस केस में भी कुछ एनर्जी निकलेगी। क्यों निकलेगी? क्योंकि देखिए ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है तो इसको कौन बुला रहा है? इसको जो नाभिक पे धनावेश है, जो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एकदम न्यूक्लियस है, ठीक है, वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब ये पास आएंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी ना। तो वो जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी यहाँ से निकल रही है, वही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। एफिनिटी का मतलब होता है लव, या हिंदी बोल देते हैं लगाव। तो किसी एटम के लिए, किसी एटम
का किसी इलेक्ट्रॉन के लिए जो लगाव होता है, ठीक है, कि वो कितनी आसानी से उसको टेकअप कर लेगा, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, द एनर्जी रिलीज, ठीक है, द एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज इंसर्टेड इनटू द आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हिंदी में बोल सकते हैं इसको कि आपके पास एक विलगित गैसीय परमाणु है, उस गैसीय परमाणु में जब आप एक इलेक्ट्रॉन अंदर डालते हैं तो जो ऊर्जा निकलती है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बोलते हैं इसको। ये काम हो गया। अब देखते हैं होता क्या है। मान लेते हैं ये आपका सल्फर का एटम है और ये आपका, अगर इसको थोड़ा सा बड़ा बना दें हम, ये आपका क्या है, सेलेनियम का, ठीक है। तो सल्फर इलेक्ट्रॉन आएगा तो कहाँ आएगा, आपके यहाँ कोई मेहमान आता है, कोई गेस्ट आता है तो सबसे बाहर वाले कमरे में रहता है ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये भी हमेशा सबसे बाहर वाले कोश में, सबसे बाहर वाले शेल में पहले रहेगा, ठीक है। सबसे बाहर वाले शेल में रहने पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी कितनी है, इतनी है, ठीक है। और सेलेनियम के केस में क्योंकि जो बाहर वाला कमरा है, बाहर वाला शेल है, कोश, वो क्या थोड़ा ज़्यादा दूर है, और जब ज़्यादा दूर है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा ज़्यादा दूर रहेगा। दोनों ही केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में कम दूरी है और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पे ज़्यादा दूरी है, क्लियर है। तो इस केस में होगा क्या कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो कम एनर्जी निकलेगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि इन केस अगर ये -200 है, ठीक है, जो भी यूनिट रहेगी 200 यूनिट है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर के केस में, तो सेलेनियम के केस में ये 141 या 140 जो भी आप मानना चाहें मान सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा का मान जो होगा कम ऋणात्मक होगा, लेस निगेटिव होगा। और लेस निगेटिव क्यों हुआ, जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है, तो इस केस में ज़्यादा एनर्जी निकलेगी क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा, और इस केस में कम एनर्जी निकलेगी क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा। तो आप जब सल्फर से सेलेनियम आते हैं या पोलोनियम आप कह लें, पोलोनियम के केस में भाई कुछ पता ही नहीं होता है तो इसको हम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो जब आप सल्फर से लेके टेलुरियम तक आते हैं, ठीक, क्या मैंने बोला, जब सल्फर से सेलेनियम टेलुरियम तक आते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, लेस निगेटिव, क्लियर है। क्या होगा, लेस निगेटिव होगा, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर पे सिचुएट हो रहा है जैसे जैसे साइज बढ़ रही है, क्लियर है। अच्छा, आपने देखा होगा ध्यान से, मैंने ऑक्सीजन को काउंट नहीं किया। तो होता क्या है कि अभी मैंने बताया कि अगर साइज बढ़ रही है तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या होती है, लेस निगेटिव। मतलब क्या है कि अगर साइज बढ़ रही तो वैल्यू क्या होगी, लेस निगेटिव भी होगी, ज़्यादा लेस निगेटिव होगी। अगर साइज घट रही है तो वैल्यू भी लेस निगेटिव होगी। इस केस से अगर आप देखा जाए तो जो डेल्टा HEG है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी, ऑक्सीजन की, वो मोर निगेटिव होनी चाहिए थी, किससे, डेल्टा H ऑक्सीजन, सॉरी सल्फर से। मैंने क्या बोला कि आप अगर ये सल्फर की है ना, तो अगर आप ऑक्सीजन की गेन एंथैल्पी को कंपेयर करें तो ऑक्सीजन की गेन एंथैल्पी इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए थी, इसके अकॉर्डिंग -400 के आसपास होनी चाहिए थी, मोर निगेटिव होनी चाहिए थी सल्फर से। मैंने क्या बताया, जब साइज बढ़ेगी तो वैल्यू लेस निगेटिव होगी, और जब साइज घटेगी तो वैल्यू, सॉरी, जब साइज बढ़ेगी तो वैल्यू लेस निगेटिव होगी, और जब साइज घटेगी तो वैल्यू मोर निगेटिव होगी, कम ऋणात्मक और ज़्यादा ऋणात्मक, ठीक है। तो जब आप जान रहे हैं कि सल्फर से टेलुरियम जाने पे साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसका मतलब वैल्यू लेस निगेटिव हो रही है, कोई डाउट नहीं हमको। इस हिसाब से ऑक्सीजन और सल्फर में अगर हम कंपैरिजन करें तो ऑक्सीजन की जो वैल्यू है वो मोर निगेटिव होनी चाहिए और सल्फर की कम निगेटिव होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, इसका कारण ये है, देखिए, तो देखते हैं। इसका रीजन है कि जब देखिए ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो ये होता है 1s2 2s2 2p4। यहाँ पे कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, नो डी ऑर्बिटल,
ठीक है। लेकिन अगर सल्फर या बाकी के एटम्स की बात करें तो हम यहाँ पे हमको मिलेगा नियॉन 3s2 3p, और अगर 3 आ गया तो मतलब 3d खाली है। अब देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। अगर ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आने वाला है, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, इसके पास जगह तो है नहीं, इसके पास सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन की जगह है, 2p4 से 2p6 होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। लेकिन इस केस में होता क्या है कि देखिए पहले से ही 4 लोग यहाँ पे भरे हैं, ठीक है, और नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कमरा छोटा है, एक घर में पहले से 4 लोग थे, छोटे से कमरे में 5वां बंदा आ रहा है, तो क्या होगा, झगड़ा वगैरह होगा ना। तो यही झगड़ा होता है। देखिए नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये भी क्या है, नेगेटिव चार्ज वाले हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको बाहर ढकेलते हैं कि नहीं नहीं भाई तुम मत आओ, जगह नहीं है। लेकिन आप एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो आप जो इलेक्ट्रॉन है इसको आपका साथ मिला हुआ है तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। क्यों? क्योंकि इसके अट्रैक्शन फोर्स को आपको बैलेंस करना होगा। यही काम सल्फर में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखिए ध्यान से, क्योंकि सल्फर में डी ऑर्बिटल भी होते हैं। अब देखिए मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आया, सल्फर के पास इतनी खाली जगह है ना कि वह कहीं पे भी रख लेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरी चीज, सल्फर का जो 3p है ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो, ये जो ऑर्बिटल है ये ज़्यादा बड़ी होगी, और जो 2p है ऑर्बिटल थोड़ी सी कम बड़ी होगी। तो इस केस में इसको बोलते हैं जब इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता अच्छे से, इसको करना चाहिए था, ठीक ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाया ऑक्सीजन? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन के खुद के इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के खुद के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, धक्का लगाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, हिंदी में बोल देते हैं इसको अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण। देखिए मैंने ध्यान से क्या बताया, क्वेश्चन यही बनता है कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी वो लेस नेगेटिव होती है और सल्फर की ज़्यादा नेगेटिव होती है, जबकि होना चाहिए था इसका उल्टा। तो रीज़न ये है कि ऑक्सीजन की साइज छोटी होने की वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, आने वाला इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर रिपल्सन फील होता है, उसको रिपल्सन फील होता है, प्रतिकर्षण महसूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन के खुद के इलेक्ट्रॉन को धक्का लगा, क्योंकि जगह है ऑक्सीजन के पास, छोटा सा एक एटम है, एक परमाणु छोटा सा है। सल्फर के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि सल्फर एक बड़ा सा एटम है, उसके पास जगह भी खाली है, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। तो यही रीज़न है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो कम एनर्जी निकलती है, और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो ज़्यादा एनर्जी निकलती है। इस वजह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती है और सल्फर की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी मोर नेगेटिव होती है, ठीक है। अब देखते हैं, नेक्स्ट आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेते हैं, ये भी बहुत इजी चीज़ है, इसको इरेज कर लें पहले। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बोलते हैं इसको, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब साइज बढ़ती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होती है, घटती है। मतलब त्रिज्या या रेडियस और जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसमें इन्वर्स रिलेशन होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कुछ नहीं है, जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स उसको अपनी तरफ खींचना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। जब साइज बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन दूर होगा, जब इलेक्ट्रॉन दूर होगा तो उसको खींच पाना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा न्यूक्लियस के, जिस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है। जिन लोगों ने भी ग्रुप 15 का एलिमेंट वीडियो नहीं देखा वो उसको अच्छे से देख लेंगे, तो ये चीज़ बहुत आसान हो जाएगी। बिल्कुल सब एकदम कॉपी पेस्ट जैसा है, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाए, बाकी सब कॉपी पेस्ट जैसा है। चलिए आगे देखते हैं। हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की, ठीक है। बड़ा मुश्किल होता है इसको आप लोग के लिए याद कर पाना, पर है बड़ा आसान सा काम। यहाँ पे भी नॉट पेयर इफेक्ट आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण, संख्या,
ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, याद करिए 215 के वीडियो में, कि इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट और कुछ नहीं होता है, आप जब ऊपर रहते हैं, ठीक है, यहाँ का कोई एलिमेंट है टॉप ऑफ द ग्रुप, और जो बॉटम ऑफ द ग्रुप जो एलिमेंट होता है, इनके ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का डिफरेंस आता है? +2 का। ये डिफरेंस क्यों आता है? ड्यू टू द पुअर शेडिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। डी और एफ ऑर्बिटल के बहुत खराब प्रतिरक्षण प्रभाव की वजह से ये इफेक्ट आपको दिखाई देता है। तो होता क्या है कि डी और एफ का जो पुअर शेडिंग इफेक्ट होता है, उसकी वजह से जो NS के इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन 3s, 4s, 5s, 6s, ये सीधा न्यूक्लियस से कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। इसकी वजह से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तो ऊपर से नीचे आने पे ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 से कम हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में कर लिया। आपको जहाँ भी डाउट होगा आप 15 का वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है, आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। अब देखते हैं इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जनरली +4 और +6 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। ऑब्वियस है, ऊपर रहेगा तो +6 और नीचे ले जाएगा तो +4। क्यों ऐसा हो रहा है? अभी बताया ना कि +2 से डिक्रीज कर जाएगा। अगर ऊपर +6 है तो नीचे +4 होगा, अगर ऊपर +5 तो नीचे +3 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन जो होता है ये हमेशा -2 दिखाता है, -2 ऑक्सीडेशन नंबर, ये किसका है? ऑक्सीजन का। लेकिन इकलौता ऐसा कंपाउंड है OF2 जहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है? +2। इस कंपाउंड को आपको याद करना है, ठीक है। और ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन आ गया है? फ्लोरीन आ गया। तो ये बात रही इसकी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या की। अब बात कर लेते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। Anomalous behavior of ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है वो हमेशा अलग होता है ना। बाकी जो अलग लोग होते हैं, जैसे यहाँ पे पहला मेंबर कौन है? ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे पहला मेंबर कौन है? ऑक्सीजन। तो ये सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम से थोड़ा सा अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, और इसका रीजन मैंने बताया था, इसके 3 कारण होते हैं। क्या? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, मतलब ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं। दूसरा कारण स्मॉल साइज, छोटी, जो इसकी साइज भी छोटी होती है। तीसरा होता है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट अगर आपसे पूछा जाए कि ये एनॉमलस प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, तो आप बस यही 3 रीजन लिखेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप जैसा मार्क्स का वेटेज आएगा उसके हिसाब से आंसर करेंगे, पर जो कोर होता है, जो बिल्कुल सेंटर में रीजन होता है, यही 3 होता है। ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल है नहीं, तो अपने ये ऑर्बिटल एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। इसका जाहिर सा मतलब है कि ऑक्सीजन कभी +6 ऑक्सीडेशन नंबर जिसकी हम बात कर रहे थे, सल्फर +6 दिखा लेता है, ऑक्सीजन कभी नहीं दिखा पाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से स्मॉल साइज होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। विद्युत क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। और इसी की वजह से ये क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर नाइट्रोजन के आसपास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है और फ्लोरीन के पास आसपास नहीं हाइड्रोजन है, यही 3 कंडीशन है जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकती है। तो जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल है, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं इस ग्रुप के वो कैपेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके ग्रुप 16 के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, ऊपर से नीचे आएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है, वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने लगता है। क्लियर है? चलिए, अच्छा, ऑक्सीजन गैस है, सल्फर आपका लिक्विड है, सॉरी सॉलिड है, ऐसे करके आप देखते चले जाएंगे। कोई डाउट? अब ये आपका वीडियो कंप्लीट हो गया। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके हाइड्राइड्स देखेंगे और सल्फर के ऑक्सोएसिड्स के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे कि सल्फर के जो ऑक्सोएसिड्स होते हैं उनमें उनका स्ट्रक्चर और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हर एक अलग अलग ऑक्सोएसिड में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है।
तो अगर आपने ग्रुप 15 का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी आपके जान पहचान के स्टूडेंट्स हैं या जिनको भी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ कहीं आपको भी कहीं कंसल्ट करना हो तो आप इस वीडियो को कंसल्ट ज़रूर कर सकते हैं। सारी चीज़ें बिल्कुल ऑथेंटिक बताई गई हैं, यहाँ पे कोई गलत चीज़ नहीं बताई गई है। और जिन भी लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।